कंचन एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश कनेक्शन बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज के डे 9 में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है वर्ब। वर्ब इतना इंपॉर्टेंट है गाइस कि अगर एक लाइन में बोलूँ तो अगर आपने वर्ब्स को समझ लिया ना तो 80% इंग्लिश आपकी मुट्ठी में है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ मिस्टेक्स होती हैं, जहाँ इंग्लिश लर्नर्स मिस्टेक करते हैं वो वर्ब ही है, क्योंकि वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। कोई वर्ब रेगुलर होता है, कोई इररेगुलर होता है, तो आप फॉर्म्स को चेंज करने में गलती कर देते हैं। पास्ट टेंस में आप प्रेजेंट का वर्ब यूज़ कर लेते हैं तो वहाँ सेंस बदल जाता है। तो जितनी भी मिस्टेक्स ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं वो सब यहीं होती हैं। इसलिए इस वीडियो को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना तो आपके सारे डाउट्स, लगभग 80% डाउट्स तो खत्म हो ही जाने हैं। ये वीडियो जो आज आपको सिखा देगी ना वो 10 वीडियो मिल के भी आपको नहीं सिखा पाएंगे। तो अगर आप एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। उसके अलावा स्पोकन इंग्लिश के लिए तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आज आपको काफ़ी कुछ ऐसा सीखने को मिलने वाला है जहां आप मिस्टेक्स करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आई प्रॉमिस यू गाइस कि आगे से आप मिस्टेक नहीं करेंगे। आज मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आज हम कवर क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज अ वर्ब। वर्ब है क्या, टाइप्स ऑफ वर्ब्स यानी कि वर्ब्स के प्रकार, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा और आज उनको उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब ये आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप वर्ब फॉर्म समझ जाएंगे, और अगर आपने वर्ब फॉर्म समझ ली तो आप परफेक्ट इंग्लिश बोल पाएंगे। तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और इस सीरीज का अभी तक आपने अगर डे 1 से लेके डे 8 तक का कोई भी पार्ट मिस कर दिया हो तो सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें जरूर देख लें। हर एक वीडियो आपके लिए गोल्डन चांस है इंग्लिश सीखने का। तो चलिए आज सीखते हैं इंग्लिश के किंग के बारे में, जो कि है वर्ब। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज अ वर्ब। वर्ब है क्या? तो वर्ब को अगर हिंदी में लिखेंगे तो हम इसे बोलेंगे क्रिया। ठीक है, व्हाट इज अ वर्ब? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट अ सब्जेक्ट डज और इज। तो वर्ब यानी कि क्रिया एक ऐसा शब्द है जो ये बताता है कि जो वाक्य में सब्जेक्ट है यानी कि कर्ता वो क्या कर रहा है या फिर क्या है। एक और डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और अ स्टेट। एन एक्शन से आप क्या समझते हैं? कोई क्रिया होना। तो जब कोई शब्द कोई क्रिया बताता है या फिर कोई स्टेट का मतलब हो गया सिचुएशन, तो कोई क्रिया या फिर कोई सिचुएशन बताता है तो वो वर्ड्स वर्ब होते हैं। ठीक है, और ये सबसे बड़ी बात, द वर्ब इज किंग इन इंग्लिश। इंग्लिश का किंग है वर्ब, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे किंग क्यों कहा गया है? क्योंकि किसी भी छोटे से छोटे सेंटेंस में भी वर्ब का होना जरूरी है। अब छोटे से छोटा सेंटेंस मैं अगर बोलूँ गो, जाओ, ये सबसे छोटा सेंटेंस हो गया। इसमें मैंने क्या बोला? जाओ, तो ये क्या है? क्रिया है। एक्शन की बात कर रही हूँ ना, जाओ, गो मीन्स क्रिया। कम, आओ, ये भी क्रिया है। छोटा सेंटेंस, एक वर्ड का अगर कोई सेंटेंस हो सकता है तो वो सिर्फ वर्ब से ही बन सकता है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में चीज़ें हैं, जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, और भी जितनी चीज़ें हैं, सिर्फ वर्ब ऐसा है जिसकी फॉर्म्स चेंज होती हैं। हालांकि नाउन को सिंगुलर और प्लूरल बनाया जाता है, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें उसके फॉर्म्स चेंज नहीं होते। तो वर्ब इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो आपने क्या सीखा कि वर्ब क्या है? जो कोई एक्शन बताए या कोई स्टेट बताए, यानी कि ये बताए कि कर्ता क्या कर रहा है या फिर कर्ता क्या है, तो ऐसे वर्ड्स वर्ब कहलाते हैं। अब देखिए, जैसा मैंने बताया कि वर्ब क्या है, एक्शन वर्ब्स या फिर स्टेट वर्ब्स। दो तरीके के वर्ड्स हम यहाँ पे इसे दो कैटेगरी में रख लेते हैं।
एक्शन वर्ब्स को ही डायनेमिक वर्ब्स भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज अ डायनेमिक वर्ब, तो आप अब जानते हैं कि जो भी एक्शन वर्ब्स होंगे वही डायनेमिक वर्ब्स होंगे। और स्टेट वर्ब्स को स्टेटिव वर्ब्स भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज ना हो, स्टेट और स्टेटिव एक ही चीज के लिए यूज हुआ है, उसी तरीके से एक्शन और डायनेमिक भी। ठीक है, अब एक्शन वर्ब्स यानी कि जहां फिजिकल एक्टिविटीज या प्रोसेस दिखाया गया है, कुछ किया जा रहा है। और स्टेटिव वर्ब्स क्या हुए, जहां सिचुएशन बताई जा रही है यानी कि नॉन एक्शन। तो सीधी सी भाषा में समझते हैं कि जहां एक्शन है वो एक्शन वर्ब्स हैं, डायनेमिक वर्ब्स हैं, और जहां एक्शन नहीं है वो स्टेटिव वर्ब्स हो गए, जहां की कोई एक्शन नहीं है, नॉन एक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले एक्शन वर्ड्स की, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। तो जाना एक क्रिया है, एक्शन हो रहा है, तो ये एक वर्ब है। रोहन कुक्स फूड, कुक करना क्रिया है यानी कि खाना पकाना। रोहन कुक्स फूड, रोहन खाना पकाता है या बनाता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव 3 पेन्स, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, हैव, एक्शन नहीं है, यहाँ ये बताया जा रहा है कि मेरे पास 3 पेन्स हैं, तो यहाँ हैव एज अ वर्ब यूज हुआ है। रोहन सीम्स हैप्पी, मतलब रोहन खुश लग रहा है। यहाँ भले मैं बोल रही हूँ रोहन खुश लग रहा है, फिर भी मैंने यहाँ पे सीम्स यूज किया है। ये मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो इसका मतलब है रोहन खुश लग रहा है और हमने यूज किया सीम्स। आई लाइक मैंगोज, मतलब मुझे आम पसंद है। तो मैं ये बता रही हूँ कि मुझे पसंद है, लेकिन यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो हमने क्या बोला, लाइक। और लाइक एक स्टेट वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, अब जो फर्क है, सबसे बड़ी बात ये जानना क्यों जरूरी है कि भाई एक्शन वर्ब्स कौन से हैं, स्टेट वर्ब्स कौन से हैं। तो जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्शन वर्ब्स को हम आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हैं, कैन बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म्स, मतलब इनकी कंटिन्यूअस फॉर्म बन सकती है, इन वर्ब्स के साथ आईएनजी जुड़ सकता है। जैसे कि मैं ये बोल सकती हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल जा रही हूँ। रोहन इज कुकिंग फूड, मतलब रोहन खाना बना रहा है। तो इन वर्ड्स के, एक्शन वर्ड्स के हम आईएनजी फॉर्म्स बना सकते हैं, लेकिन जो स्टेट वर्ड्स हैं जहां एक्शन नहीं होते वहां पे हम आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते, कैन नॉट बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म्स। ठीक है, तो ये जो स्टेट वर्ड्स हैं इनका हम आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते। तो हम ये नहीं बोल सकते आई एम लाइकिंग मैंगोज, मतलब मुझे आम पसंद है, इसके लिए हम आई एम लाइकिंग नहीं बोल सकते, ये सेंटेंस गलत है। रोहन इज सीमिंग हैप्पी, तो सीम को हम आईएनजी जोड़ के सीमिंग नहीं बोल सकते, ये सेंटेंस भी गलत है। आई एम हैविंग 3 पेन्स, यहाँ पे हम जैसा हमने बोला था आई हैव 3 पेन्स, वो ठीक है, बट हैव में आईएनजी लगा के इसे हम हैविंग नहीं बोल सकते। तो ये तीनों ही सेंटेंसेस इनकरेक्ट हैं। यहाँ पे भले ही आप ये कहना चाह रहे हैं कि रोहन खुश लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है, यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, रोहन खुश लग रहा है, दिख रहा है, लेकिन वो कर नहीं रहा है कुछ, इसलिए यहाँ पे आप रोहन सीम्स हैप्पी बोलेंगे, रोहन इज सीमिंग हैप्पी नहीं बोलेंगे। जब आप किसी को मिलते हैं और ये कहते हैं कि तुम अच्छी लग रही हो या फिर तुम सुंदर लग रही हो, तो आप क्या बोलते हैं, यू लुक ब्यूटीफुल। लेकिन कई बार यहाँ यही सवाल उठता है कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि तुम सुंदर दिख रही हो, तो ये क्यों नहीं बोलते यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। तो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं हो रहा है इस सेंटेंस में। अगर आप कह रहे हैं तुम सुंदर दिख रही हो, तो यहाँ कोई एक्शन नहीं है, ये स्टेट वर्ब है, तो यहाँ आईएनजी नहीं लगेगा, आप बोलेंगे यू लुक ब्यूटीफुल। इस तरीके से इस डाउट को मैंने क्लियर कर दिया है। हालांकि इन वर्ड्स के साथ आईएनजी फॉर्म्स यूज होते हैं, लेकिन इन सेंस में नहीं यूज होते हैं, वहां मीनिंग कुछ अलग होती है। क्लियर गाइस, एक्शन वर्ड्स और स्टेट वर्ड्स में क्या फर्क होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। एक बहुत बड़ा डाउट भी क्लियर कर दिया जो कि हमेशा आता है, यू लुक ब्यूटीफुल या फिर यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। तो इस डाउट को क्लियर करते हुए, इन चीज़ों को कवर करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे टाइप्स ऑफ वर्ड्स। अभी आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। अब तो गाइज हम और भी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं और वो है टाइप्स ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड्स 2 तरीके के होते हैं, हेल्पिंग वर्ड एंड मेन वर्ड।
यानी कि जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो ये किसी की हेल्प करता है। इसे हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं। अब किसकी हेल्प करता है? ये हेल्प करता है मेन वर्ब की, यानी कि मुख्य क्रिया की ये हेल्प करता है, इसलिए इसका नाम है सहायक क्रिया। एक चीज और बता दो, अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम है, तो इन्हें ही ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। तो मेन वर्ब क्यों पीछे रहेगा, उसका भी एक और नाम है जो कि है लेक्सिकल वर्ब्स। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ऐसे वर्ड्स आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से हैं, लेक्सिकल वर्ब्स कौन से हैं, तो अब आप बता सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, लेक्सिकल वर्ब्स यानी कि मेन वर्ब्स। क्लियर? अब देखिए ये करते क्या हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि हेल्पिंग का मतलब ये है कि ये हेल्प करता है मेन वर्ब की, हेल्प द मेन वर्ब। और मेन वर्ब क्या करता है? मेन वर्ब जो मैंने आपको भी पहले बताया, शो एक्शन एंड स्टेट, यानी कि कोई क्रिया या फिर कुछ होना, कोई सिचुएशन ये बताता है। तो ये इसी की कैटेगरी थे जो मैंने आपको पहले बताया, एक्शन वर्ब्स एंड स्टेट वर्ब्स, तो वो मेन वर्ब्स में ही आते हैं। अब आप नया सीख रहे हैं जो वो है हेल्पिंग वर्ब, और मैंने यहाँ ये नंबर लिख रखा है, आप सोचेंगे ये क्या है। सो लेट मी टेल यू गाइस कि हेल्पिंग वर्ब्स कितने होते हैं? 16। देयर आर 16 हेल्पिंग वर्ब्स इन ग्रामर, एंड मेन वर्ब्स तो बहुत सारे होते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेन वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर, मतलब कि हजारों में है मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स जो एक्शंस बताते हैं वो हजारों में है, और हेल्पिंग वर्ब्स जो कि सिर्फ हेल्प करते हैं मेन वर्ब की, ये 16 हैं। 16 में कैटेगराइज भी मैंने कर रखा है, जो मैं आपको आगे बता रही हूँ। अभी बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब्स हैव नो मीनिंग ऑन देयर ओन, इनकी अपनी मीनिंग नहीं होती, और जो मेन वर्ब्स हैं हैव देयर ओन मीनिंग, इनकी अपनी मीनिंग होती है। अब आपके लिए ये डाउट मैं एग्जाम्पल से क्लियर कर देती हूँ। अगर कोई आपके पास आता है और कहता है आई कैन, तो आप पूछेंगे यू कैन व्हाट? सेंटेंस पूरा नहीं लग रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई ना, आई कैन, लेकिन आगे कुछ नहीं, सेंटेंस पूरा नहीं लग रहा है। कोई कहता है यू मस्ट, तो यू मस्ट व्हाट? ये सेंटेंस अपने आप में पूरा नहीं है। कैन और मस्ट दोनों ही हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आते हैं, मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। और अगर कोई आके कहे आई कैन डांस, तो इसका पूरा मतलब निकलता है मतलब मैं नाच सकती हूँ। तो इस कैन ने इस डांस को हेल्प की सकना बताने के लिए, कि आपकी कैपेबिलिटी बताने के लिए। यू मस्ट लर्न, अगर यहाँ पे मैं एक मेन वर्ब लगा दूं लर्न, यानी सीखना, तुम्हें सीखना चाहिए, यू मस्ट लर्न। और उसके अलावा अगर मैं इनको हटा दूं यहाँ से, इन हेल्पिंग वर्ब्स को, तो भी ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। आई डांस, मैं नाचती हूँ, यू लर्न, तुम सीखते हो। तो मेन वर्ब्स की अपनी मीनिंग है और हेल्पिंग वर्ब्स की अपनी मीनिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स क्या करते हैं वो आप यहाँ देखिए। हेल्पिंग वर्ब्स टेल अस द टेंस ऑफ अ सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब से ही हमें पता चलता है कि हम किस टेंस की बात कर रहे हैं, किस टेंस की, यानी किस समय की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ये हमें हेल्पिंग वर्ब्स ही बताते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेक नेगेटिव्स, इनके साथ हम नेगेटिव्स बना सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब की कहीं कहीं ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब उसी टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने की बात आती है तो हमें हेल्पिंग वर्ब्स का सहारा लेना पड़ता है। टू मेक इंटेरोगेटिव्स, ठीक है, सो जब किसी से हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, तो भी हमें हेल्पिंग वर्ब्स की नीड होती है। तो हेल्पिंग वर्ब्स हमें ये बताते हैं कि हम किस समय की बात कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में मदद करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में मदद करते हैं, और मेन वर्ब्स का अपना रोल है जिससे हमें ये पता चलता है कि क्या हो रहा है। अब देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार का है और मेन वर्ब कितने प्रकार का है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब जैसा मैंने बताया कि 16 होते हैं, तो अब देखते हैं 16 कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी वर्ड्स आते हैं, जिसमें कि नंबर 1 बी, नंबर 2 डू और नंबर 3 हैव। बी, डू, हैव ये प्राइमरी वर्ड्स कहलाते हैं, और इनके अंदर भी इनके अपने फॉर्म्स हैं जो आप आगे वीडियो में एंड में सीखेंगे। तो आपको वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप आज इस वीडियो में सीख रहे हैं। तो प्राइमरी वर्ड्स हैं बी, डू, हैव। उसके अलावा मॉडल्स हैं 10, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू। तो 10 और 3 कितने हुए? 13। अब बचे 3 और। तो मॉडल्स में ही
एक और कैटेगरी है सेमी मॉडल्स, जो कि है नीड, डेयर एंड यूज टू। 3, सो 3, 10 एंड 3 इज इक्वल टू 16। अब सेमी मॉडल्स का मतलब क्या हुआ? तो सेमी मॉडल्स का मतलब हुआ, सेमी मॉडल वर्ब्स हुए पार्टली हेल्पिंग वर्ब एंड पार्टली मेन वर्ब। मतलब कि कहीं पे ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं और कहीं पे हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं, जो कि है नीड, डेयर और यूज टू। ये आप आगे यूसेज में सीख पाएंगे। इसके अलावा एक और नोट है, इसे आप ध्यान से पढ़िए। इन सम केसेस बी, डू और हैव, ये जो मैंने प्राइमरी वर्ब्स आपको बताए, आर यूज्ड एज मेन वर्ब्स। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन और अलग केसेस में ये एज अ मेन वर्ब भी यूज होते हैं। जैसे कि हैव का मतलब होता है ना ओन, आई हैव डन दैट, मैंने वो कर दिया है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हुआ। लेकिन अगर मैं कहूँ आई हैव 3 पेन्स, मतलब मेरे पास 3 पेन्स हैं, तो यहाँ पे हैव मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। तो बी, डू और हैव मेन वर्ब्स की तरह भी यूज होते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं मेन वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मेन वर्ब्स एक ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का क्या मतलब है? ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि इन वर्ब्स के बाद एक ऐसा वर्ड आएगा जिस पर काम हो रहा है। तो जैसे सेंटेंस है ही किल्ड, तो आप पूछेंगे ही किल्ड व्हाट? तो मान लीजिए मैं बोलूं ही किल्ड अ डियर, उसने एक हिरन मारा। एक और सेंटेंस देखते हैं, आई सॉ, मैंने देखा। क्या देखा? आई सॉ एन एलिफेंट। तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, उसके बिना सेंटेंस पूरा नहीं लगता, अधूरा सा लगता है। दूसरा जो कि है इंट्रांजिटिव वर्ब, इट डजंट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब इसके बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। जैसे कि ही डाइड, ये सेंटेंस पूरा है, वो मर गया, ही डाइड। ही हैज अराइव्ड, मतलब वह आ गया, ही हैज अराइव्ड, वह आ गया है। तो इस सेंटेंस में भी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। तो अराइव क्या है? अराइव एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जो ट्रांजिटिव भी होते हैं, इंट्रांजिटिव भी होते हैं। जैसे कि स्पीक, स्पीक इंट्रांजिटिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड होती भी है और नहीं भी होती है। जैसे मैं कहूँ ही स्पीक्स इंग्लिश, तो यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ कि वह अंग्रेजी बोलता है, तो इंग्लिश क्या बोलता है? इंग्लिश। तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब का रोल निभा रहा है। और अगर मैं बोलूँ ही स्पीक्स या फिर ही स्पीक्स फास्ट, तो यहाँ पे वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है कि वो तेज बोलता है या फिर वो बोलता है, अपने आप में ये कंप्लीट है। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट और अब मैं लेकर आऊंगी इसके बाद इन वर्ब्स पे सेंटेंसेस। नाउ आई हैव रिटन सेंटेंसेस विद मॉडल्स। जो भी आपने मॉडल सीखे, कैन, कुड, मे, माइट, उन सब को लेकर अब सेंटेंसेस में उनकी प्रैक्टिस करते हैं। कैन और कुड यूज होता है सकना के अर्थ में। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ। तो कैपेबिलिटी, एबिलिटी, इन सब को दर्शाने के लिए आप कैन का यूज करते हैं। इट कुड बी एनीथिंग, तो पॉसिबिलिटी के लिए भी कुड का यूज होता है। इट कुड बी एनीथिंग का मतलब है कि ये कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं मे और माइट की, तो इसका भी यूज हम सकना के ही अर्थ में करते हैं। राम में अराइव लेट, मतलब राम को आने में देर हो सकती है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि शायद राम को आने में लेट हो जाए। राम में अराइव लेट। आई माइट गो देयर, तो मे की पास्ट टेंस के लिए भी माइट का यूज होता है, अदरवाइज फ्यूचर के लिए भी, इवन प्रेजेंट के लिए भी माइट का यूज होता है। आई माइट गो देयर मतलब पॉसिबिलिटी है कि मैं वहां जा सकता हूँ, जरूरी भी नहीं है। आई माइट गो देयर, मैं वहां जा सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज विल और वुड। जब हम भविष्य की बात करते हैं तो वहां हम विल का यूज करते हैं। ठीक है, राम विल डू दैट, राम वो करेगा। अब अगर वुड की बात करें, वुड यू लाइक सम टी, तो जब हम किसी से पोलाइटली कुछ पूछते हैं तो हम इस तरीके से वुड का यूज करते हैं। वुड यू डू दैट प्लीज, वुड यू लाइक सम टी, क्या आप थोड़ी चाय लेंगे। तो हम वुड से ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं। और भी यूजेस हैं, आप डिटेल में दूसरी वीडियोज में सीखेंगे, अभी हमें इसमें सबको कवर करना है। नेक्स्ट इज शुड और शैल। शुड का मतलब होता है चाहिए। यू शुड गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए। जब आप कोई सजेशन देते हैं, यू शुड गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए।
शैल हम यूज करते हैं जब हम कुछ किसी से पूछते हैं, मदद करने के लिए भी जब आप पूछते हैं तो शैल का यूज इस तरीके से करते हैं, शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं, ठीक है, तो वहां पे आप शैल का यूज इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट इज मस्ट एंड ऑट टू। तो ये हम तब यूज करते हैं जब हम ये कहते हैं करना ही चाहिए। यू मस्ट गो होम, मतलब तुम्हें घर जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो होम। यू ऑट टू गो होम, तो ऑट टू हम यूज करते हैं, इसका भी मतलब होता है कि करना ही चाहिए, लेकिन मोस्टली हम इसे नैतिक कर्तव्यों के लिए यूज करते हैं। यू ऑट टू गो होम, तुम्हें घर जाना ही चाहिए। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए। तो नैतिक कर्तव्यों के लिए ऑट टू का यूज होता है। अब हम आते हैं नीड पे, जिसे हमने बताया कि सेमी मॉडल है। सेमी मॉडल का मतलब हो गया कि एज अ मॉडल वर्ब भी यूज होता है और एज अ मेन वर्ब भी यूज होता है। तो यहाँ पाएंगे कि मेन वर्ब में जब यूज होता है तो किस तरीके से यूज करते हैं, और यहाँ आप पाएंगे जब ये एज अ मॉडल वर्ब यूज होता है। इसका भी सेंस आएगा करना जरूरी है। अगर मैं बोलूँ यू नीड नॉट वरी अबाउट मी, मतलब तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, या फिर तुम्हारे लिए मेरी चिंता करना जरूरी नहीं है, यू नीड नॉट वरी अबाउट मी। और जब इस नीड को एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब की नीड पड़ेगी, जो कि इस सेंटेंस में है डू। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मी, तो यहाँ नीड के साथ टू भी आ गया और डू नॉट आया। यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट मी, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज डेयर। डेयर का मतलब होता है साहस करना, और जब ये एज अ मॉडल वर्ब यूज होता है तो ये बोला गया डेयर एनीवन गो देयर, क्या किसी में वहां जाने की हिम्मत है, साहस है। लेकिन जब ये एज अ मेन वर्ब यूज हुआ तो यहाँ पे डज की हेल्प ली हमने और बोला डज एनीवन डेयर टू गो देयर। टू ऑप्शनल है, चाहे लगाएं या ना लगाएं दोनों ही सही माने जाते हैं। तो आप बोलेंगे डज एनीवन डेयर टू गो देयर, क्या किसी में वहां जाने की हिम्मत है। तो जब एज अ मॉडल वर्ब यूज होता है तो इसके साथ दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आ सकता, और जब एज अ मेन वर्ब यूज होता है तो इसके साथ एक ऑक्सिलरी वर्ब आ सकता है। अगला है यूज टू। इसका सेंस जाता है किया करती थी या किया करता था, तो पास्ट की कोई हैबिट, उसके लिए हम यूज करते हैं यूज टू। आई यूज टू लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद हुआ करता था, मतलब अभी पसंद नहीं है, हुआ करता था पहले। और जब यहाँ यूज टू यूज हुआ है तो ये यूज हुआ है आई एम यूज टू, मतलब बी यूज टू की तरह। बी वर्ब आया है आई एम यूज टू कॉफी, मतलब मुझे कॉफी की आदत है, मैं कॉफी की आदी हूँ। या फिर जैसे आप बोलते हैं आई एम यूज टू लिविंग अलोन, मुझे अकेले रहने की आदत है। तो ऐसे बनते हैं सेंटेंसेस। अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और अब मैं लेकर आऊंगी आपके लिए रेगुलर और इररेगुलर वर्ब, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अब आ गया वो इम्पोर्टेंट पार्ट जिसकी वजह से बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। अब हम सीखने वाले हैं रेगुलर वर्ब्स और इररेगुलर वर्ब्स। तो रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं, आपने सुन तो रखा ही होगा कि वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एंड होती है ई और डी से, यानी कि ई डी लास्ट में। जैसे कि लुक है तो ई डी ऐड किया, लुक्ड और लुक्ड, तो ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है। तो जिन वर्ड्स की एंडिंग सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ई डी से होती है वो रेगुलर वर्ड्स कहलाते हैं। उसके अलावा जितने वर्ड्स हैं जिनकी एंडिंग ई डी से नहीं होती वो इररेगुलर वर्ड्स कहलाते हैं। द सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म आर डिफरेंट, ई डी से नहीं होगा, अलग होगा। जैसे कि बाय सेकेंड फॉर्म है बॉट, थर्ड फॉर्म भी है बॉट, तो ये इररेगुलर वर्ब है, ठीक है। बाय, बॉट, बॉट, ये एक बेसिक डेफिनेशन है कि रेगुलर वर्ब की पहचान है कि उनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म ईडी में एंड होगी, और इररेगुलर वर्ब्स की पहचान है कि उनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म अलग होगी, ईडी से एंड नहीं होगी। मैंने ये चार्ट बना रखा है वर्ब फॉर्म्स का, जिसके जरिए आप काफी कुछ समझने वाले हैं आज। एक तो आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सीखेंगे, दूसरा आप प्रेजेंट यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ
जो बेस फॉर्म होती है उसमें एस या ई एस ऐड होता है, वो यहाँ पे आप सीखेंगे। और इस कैटेगरी में प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी जुड़ जाएगा वर्ब में, वो सीखेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इन्हें कई नामों से जाना जाता है। सबसे पहले नाम समझते हैं बेस फॉर्म यानी कि जो एक्चुअल वर्ब है, पास्ट फॉर्म यानी कि सेकेंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म। तो ये फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को V1, V2 और V3 से भी जानते हैं। और प्रेजेंट फॉर्म जो होती है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए एस या ई एस ऐड करके बनता है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं वर्ब प्लस V1 प्लस एस या ई एस, ठीक है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म। तो अब चलिए सीखते हैं। एक कॉलम मैंने छोड़ रखा है जहां आप बताएंगे, आप खुद से गेस करेंगे पहले कि कौन सा रेगुलर है और कौन सा इररेगुलर वर्ब है, ठीक है। अब देखिए वर्क की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म वर्क्ड, ईडी ऐड हुआ है। थर्ड फॉर्म वर्क्ड, ईडी ऐड हुआ है। और इसकी प्रेजेंट फॉर्म है वर्क्स और इसकी आईएनजी फॉर्म है वर्किंग। क्लियर? वर्क, वर्क्ड, वर्क्ड, वर्क्स, वर्किंग। ये मैंने एडिशनल चीजें यहाँ पे इसलिए ले ली ताकि आप सभी फॉर्म्स को जान सके, क्योंकि जब एग्जाम्स में आता है तो आपको पहचानना होता है कि ये कौन सी फॉर्म है, ठीक है। अगला है हैंड, सेकेंड फॉर्म हैंड, थर्ड फॉर्म भी हैंड, ईडी से एंड हुआ। प्रेजेंट फॉर्म हैंग्स यानी हैंड में एस जुड़ गया, हैंग्स। और आईएनजी फॉर्म हैंगिंग। तो ये क्लियर। अब आप बताइए कि ये जो वर्क है इसमें ईडी लगा तो ये रेगुलर है या इररेगुलर है। तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं कि जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म ईडी में एंड हो वो रेगुलर है, तो ये एक रेगुलर वर्ब है। वर्क एक रेगुलर वर्ब है, हैंग भी एक रेगुलर वर्ब है। लेकिन ये हैंग, इस हैंग का मतलब होता है फांसी देना, ठीक है। एक और हैंग है जो कि ये है और इसका मतलब होता है कोई चीज टांगना, जैसे आप कील पे कोई फोटो फ्रेम टांगते हैं, तो इनकी फॉर्म्स अलग होती हैं। इस हैंग की, टांगने वाले हैंग की सेकेंड फॉर्म है हंग और थर्ड फॉर्म है हंग। तो ये ईडी से एंड नहीं हुआ तो ये इररेगुलर वर्ब है। आई इज फॉर इररेगुलर एंड आर इज फॉर रेगुलर। और इसकी प्रेजेंट फॉर्म हैंग्स और आईएनजी फॉर्म हैंगिंग। Sorry, the spelling is wrong here. Hanging. Okay. Next is cut. Cut base form है, second form है cut और third form भी है cut। तो आपने देखा कि cut की first, second, third form same है। इसकी present form cuts है और ing form cutting है, ठीक है। तो जब ये तीनों same हैं तो क्या ये रेगुलर है या इररेगुलर है? ये भी इररेगुलर की कैटेगरी में आएंगी। रेगुलर की कैटेगरी में सिर्फ वही वर्ड्स आते हैं जिनकी एंडिंग ईडी के साथ होती है, ठीक है। तो ये भी इररेगुलर वर्ब है। नेक्स्ट इज डू। जैसा कि मैंने आपको प्राइमरी वर्ड्स में बताया था, बी, डू और हैव, तो आप डू, बी और हैव इन तीनों के फॉर्म्स को यहाँ सीखने वाले हैं। तो ये जो डू है इसकी सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म है डिड, थर्ड फॉर्म है डन और इसकी प्रेजेंट फॉर्म है डज और आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल डूइंग। ये आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में काफी यूज करेंगे, डू, डज, डिड। तो आप याद रखिए डू, डिड, डन, ये इसकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये भी एक इररेगुलर वर्ब है। अब आते हैं बी पे। तो बी बेस फॉर्म है और इसकी पास्ट फॉर्म यानी कि सेकेंड फॉर्म है वॉज और वर, थर्ड फॉर्म है बीन, इसकी प्रेजेंट फॉर्म है इज, एम, आर और इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी फॉर्म है बीइंग। तो आप ध्यान दीजिए कि सबके और सभी वर्ब्स के 5 या फिर 4 या फिर 3 फॉर्म्स हैं, लेकिन इस बी के 8 फॉर्म्स हैं, यानी कि इसके 8 रूप हैं। बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग, 8। तो आपको ये याद रखना होगा और ये एक इररेगुलर वर्ब है। अब आते हैं हैव पे। हैव बेस फॉर्म है गाइस। हमेशा ये कंफ्यूजन होती है कि हैज बेस फॉर्म है और प्लूरल के लिए हम हैव यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हैव इसकी बेस फॉर्म है और हैड इसकी पास्ट फॉर्म है, यानी कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी हैड है।
प्रेजेंट फॉर्म की बात करें तो हैज आता है, यानी कि सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज का यूज करते हैं, तो इसकी प्रेजेंट फॉर्म है हैज, अदरवाइज बेस फॉर्म हैव ही है, हैव, हैड, हैड। प्रेजेंट फॉर्म हैज और आईएनजी फॉर्म हैविंग। क्लियर? ये भी एक इर्रेगुलर वर्ब है। नेक्स्ट इज लुक। लुक की सेकेंड फॉर्म लुक्ड, ईडी से बना, थर्ड फॉर्म लुक्ड, ईडी से बना, यानी कि लास्ट में ईडी आया, और इसकी प्रेजेंट फॉर्म है लुक्स और आईएनजी फॉर्म है लुकिंग। तो क्योंकि ये एंडिंग ईडी से हुई है तो ये एक रेगुलर वर्ब है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी गो की। गो तो मोस्टली सभी को पता होगा, क्योंकि अगर फॉर्म्स की बात आती है फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म की तो आपको याद होता है गो, वेंट, गॉन। तो यही है गो बेस फॉर्म, वेंट है सेकेंड फॉर्म, गॉन है थर्ड फॉर्म। और जब हम प्रेजेंट फॉर्म बनाएंगे तो गोज हो जाएगा, यानी कि सिंगुलर के लिए, और गोइंग हो जाएगा आईएनजी फॉर्म। क्लियर? तो ये भी एक इर्रेगुलर वर्ब है। तो आपने ये सीख लिया कि जब भी कोई वर्ब सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी से एंड हो तो वो रेगुलर है। उसके अलावा जो भी वर्ब्स है जिसमें लास्ट में ईडी नहीं आता सेकेंड और थर्ड फॉर्म में, वो इर्रेगुलर है। और इसके जरिए ये भी आपने सीखा कि एक वर्ब के कितने फॉर्म्स हो सकते हैं, और साथ में ये भी सीखा कि कोई एक वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम भी हो सकती है, सेकेंड और थर्ड अलग अलग हो सकते हैं, या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों सेम हो सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके के वर्ड्स हैं, ये आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से समझ पाएंगे। नाउ आई एम श्योर कि अब आपको इनमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। ऑलराइट गाइज, इट्स ऑल फॉर टुडे। आज आपने इंग्लिश की एक बहुत बड़ी चीज़ को समझ लिया है, जो कि है वर्ड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपने वर्ड्स को समझ लिया, सही तरीके से यूज़ करने लगे, तो आपने समझ लीजिए 80% इंग्लिश सीख ली। बस आपको कुछ और वर्ड्स को लर्न करना होगा ताकि आप उन्हें बोल पाएँ। आई होप कि आपको आज का लेसन बहुत ही अच्छा लगा हो। कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेसन कैसा लगा और आप कैसी पर्टिकुलर चीज़ों पे वीडियोस चाहते हैं, वो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं गाइस। डे 10 में आप सीखेंगे प्रोनाउन के बारे में, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और उसके बाद आने वाले बेल के निशान को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरी वो वीडियो मिस ना करें। इवन आप इस सीरीज़ की एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। और डेली यूज सेंटेंसेस से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर हैं, तो अभी आप मेरे चैनल पे और भी वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो सकती है। एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी गाइस कि हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे डे 10 में, तब तक के लिए बाय बाय।